वंदे मातरम कर्मचारी साथियों। आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन सभी कर्मचारी साथियों के लिए है जो या तो पे मैनेजर पे काम करते हैं या एफएमएस 3.0 से संबंधित कार्य करते हैं या करने जा रहे हैं, या जो भी साथी या मेरे से सीनियर जो भी वरिष्ठ साथी जो कुछ दिनों बाद में या आगामी महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। आपको पता है कि सैलरी का काम अभी फरवरी की सैलरी का काम है वो भी अभी जैसे पे मैनेजर के बजाय आईएफएमएस 3.0 से होगा, लेकिन जो पेंशन का काम है वो काफ़ी समय से आईएफएमएस 2.0 से चल रहा था, उसके बाद में अब आईएफएमएस 3.0 से चल रहा है। इसके संबंध में कार्मिक अपने स्तर से किस तरीके से अपने पेंशन प्रकरण को आगे फॉरवर्ड करेगा, अपने जो भी डीडीओ है उनको फॉरवर्ड कैसे करेगा, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो प्रोसेस करना है, एम्प्लॉय लेवल पे क्या क्या काम करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, क्या क्या डिटेल्स या जानकारी आपको फीड करनी पड़ेगी, क्या क्या डिटेल्स ऑटो आएगी, सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसके लिए जो भी एफएमएस 3.0 है वो साइट आपको ओपन कर लेनी है। यहाँ से जैसे आप ये जो यूआरएल दिया हुआ है fms.rajasthan.gov.in, अगर इस पर आप नहीं करते हैं तो आप अपने सीधे से एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाए और एसएसओ आईडी के जो भी आपके आईडी पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन हो जाना है। या आप जिस आईएफएमएस 3.0 की जो साइट है इस साइट पे जाएंगे तो यहाँ आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो वापस एसएसओ जो लॉगिन है उस पर आपको ले जाएगा और एसएसओ का इस तरह का जो पेज खुलेगा जिसमें आपके लॉगिन का ऑप्शन है, जिसमें अपनी आप एसएसओ आईडी इंटर करनी है, पासवर्ड इंटर करने हैं एसएसओ लॉगिन के और कैप्चा कोड इंटर करके आपको लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद में आपके सामने जो आईएफएमएस जो भी आप मॉड्यूल अलग लगाएंगे उसमें से आपको आईएफएमएस 3.0 पे क्लिक करना है और इसमें आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे। यहाँ से जैसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो आईएफएमएस 3.0 पे आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आएंगे। एक तो आएगा एसएस वर्क स्पेस, दूसरा है एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ईएसएस। अब जो मैं आपको दोनों बता दूं, एसएस वर्क स्पेस है वो डीडीओ के लिए है, यानी जो जिनके रोल में डीडीओ रोल असाइन है उनको इस पे काम करना है, यानी कर्मचारी से संबंधित जैसे आगे में जो भी नियुक्ति होगी उनकी एम्प्लॉय आईडी बनाना है, उनकी ट्रांसफ़र करना है, उनकी सैलरी बनाना है, वो सारा काम है वर्क स्पेस एसएस वर्क स्पेस से होगा जो डीडीओ लेवल पे होगा। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, या पिछले वीडियो मैंने जानकारी दी थी कि अगर आपकी डीडीओ रोल असाइन नहीं हुआ है तो आपको किस तरीके से अपना डीडीओ रोल के लिए आपको ईमेल भेजना है। इसके बाद में अब जैसे बात करें पेंशन प्रकरण की, तो जो भी कार्मिक सेवानिवृत्त होने वाले हैं वो विशेष रूप से ध्यान दें, या कोई भी साथी जिनके स्टाफ के कोई भी सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं वो आईएफएमएस 3.0 पर किस तरीके से काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको उनकी यानी जो भी कार्मिक रिटायर्ड होने वाले हैं उनकी एसओ आईडी में जाकर के आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद में आईएफएमएस 3.0 ओपन करना है और इसमें दो तरह के जो ऑप्शन आएंगे इसमें से आपको एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें ऊपर कार्मिक का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ कार्मिक अगर फोटो एसओ अपलोडेड है तो वो फोटो आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ जीपीएफ प्रीमियम है, पेंशन ईएसएस है, पे इंटाइटलमेंट और भी कई सारे ऑप्शंस हैं वो शो हो जाएंगे। और पेंशन ईसीएस ऑप्शन है वो लाइव शो होगा। अगर लाइव शो नहीं हो रहा है तो ये प्रोसेस है आपके जो भी कार्मिक रिटायर्ड होने वाला है उनके 6 महीने पहले से शुरू हो जाता है। आप 6 महीने यानी जिस सेवानिवृत्ति में अगर 6 महीने रहे हैं तो उस दरमियान आप कभी भी उनके केस को है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब इसके लिए मान लो कई लोगों को ऐसा हो सकता है कि यहाँ पेंशन ईसीएस का ऑप्शन नहीं आ रहा हो, या ऑप्शन आ रहा है लेकिन उस पर क्लिक करने पे आगे कुछ नहीं नहीं हो रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा है आगे। तो आप सबसे पहले तो पे मैनेजर पे अपनी जो भी डिटेल्स वगैरह है वो एक बार चेक कर लें, खास करके उनकी जो भी कार्मिक है उनकी सेवानिवृत्ति जो डेट है वो आप देख लें। इसके बाद में आपके जो संबंधित नियुक्ति अधिकारी है उनसे सेवानिवृत्ति संबंधित जो भी सूचना आप भेज दें ताकि वो सेवानिवृत्ति का आदेश है वो जारी कर लें। उसके बाद यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो पेंशन ईसीएस का ऑप्शन है, ये काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे जैसे आप इस तरह यहाँ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आगे आपके सामने इस तरह का जो ऑप्शन खुलेगा जिसमें एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ईएसएस का जो ऑप्शन है वो काम करेगा। और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको या पहला काम आपको करना है फोटो अपलोड करने का। तो अपलोड रिसेंट एम्प्लॉय फोटोग्राफ यानी एम्प्लॉय का जो फोटो है रिसेंट फोटो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। और फोटो के लिए आपको सबसे पहले जो है कि जो साइज है वो 500 KB से कम होनी चाहिए, यानी फोटोग्राफ साइज सेल नॉट एक्सीड 500 KB, यानी 500 KB से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा फॉर्मेट है वो उसका जेपीईजी या जेपीजी होना चाहिए, लेकिन जेपीजी फॉर्मेट नहीं मान रहा है, आपको जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपको फ़ोटो अपलोड करना है तभी ये फ़ोटो लेगा। अगर मान लो आपको ये नहीं आ रहा है तो आप गूगल में सर्च करके किसी भी वेबसाइट पर आप जैसे इमेज टू जेपीईजी
करके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई साइट्स आ जाएगी। उस साइट में से किसी में भी आप फोटो को अपलोड करें और उसको जेपीईजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, और उस फोटो को आप अपलोड करेंगे तो ये फ़ोटो आपके यहाँ हो जाएगा। अन्यथा पीएनजी या अन्य जैसी किसी भी फॉर्मेट में तो फोटो अपलोड नहीं होगा। तो ये फ़ोटो पहले आप जेपीईजी में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद ये काम हो जाएगा। उसके बाद में आपको सबसे पहले आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपके यहाँ शो हो जाएगी। जैसे आप फोटोग्राफ अपलोड कर लोगे, उसके बाद में यहाँ पर्सनल डिटेल्स में आपके एक तो एम्प्लॉय की जो भी आईडी है वो आईडी यहाँ शो होगी। उसके बाद में यहाँ से जनादर आईडी है वो शो हो जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉय के जो भी मोबाइल नंबर्स वगैरह है, नाम आ जाएगा, जेंडर है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हैं वो आपकी आ जाएगी और कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो क्या क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, क्या आएगी, वो आप एक बार अच्छी तरह से देख लें। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ मैंने आपको बताई कि ऑटो आ जाएगी। अगर मान लो यहाँ डिटेल्स आपको नहीं आ रही तो मैं एक आपको बात और बता दूँ कि सबसे पहले आप जैसे यहाँ फ़ोटो अपलोड करेंगे उससे पहले आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि आप जो भी इसका डाटा है उसको आप पे मैनेजर से फैच कर लें। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो अभी कुछ दिन पहले आपने डाटा फैच किया और आपने कुछ काम किया, उसके बाद उसको ड्राफ्ट बना के छोड़ दिया तो वो डाटा पुराना होगा। लेकिन अभी जैसे कई कार्मिकों के एसीपी लगी है, खास करके एमएसीपी, जिनमें तृतीय श्रेणी कोई शिक्षक है, उनका जो पे लेवल है वो L13 से L14 हो गया है। तो डाटा पे मैनेजर पे चेंज कर लिया आपने, लेकिन जब तक आप उसको डाटा को वापस रिफ्रेश नहीं करेंगे, फैच नहीं करेंगे, तो आपके पुराना डाटा इशू होगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप पेंशन ईसीएस खोलेंगे आपके सामने पूछेगा कि आप पे मैनेजर से डाटा एक बार चेक कर लें। वो डाटा अगर आप उसमें कुछ कमी पा रहे हैं तो आप उसको फैच कर लें। मैं आपको अगले वीडियो में लाइव करके भी बता दूंगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि पेंशन ईसीएस में किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप पे मैनेजर से डाटा फैच कर लें, उसके बाद में आपको आगे का काम करने में आसानी रहेगी। तो एक बार आप ये जो भी पे मैनेजर से आपके डाटा फैच हो जाएगा, उसके बाद आगे आपको किस तरीके से करना है तो मैंने आपको बताया कि जो भी डिटेल्स है, कुछ डिटेल्स है वो पे मैनेजर से आ जाएगी। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पे मैनेजर पे कुछ डाटा गड़बड़ है या इसमें जो भी डिटेल्स यहाँ शो हो रही है, मैं आपको वापस बता दूं, यहाँ जैसे जो जो डिटेल आएगी इनमें अगर आपके कुछ भी कमी आ रही है या कुछ भी गलत है तो सबसे पहले आप पे मैनेजर पे जाकर के उस डाटा को अपडेट करें। मैंने बता दिया कि कुछ चीज़ें जो एम्प्लॉय लेवल पे अपडेट होती है वो किस तरीके से होगी, डीडी लेवल पे कौन कौन सी होगी, वो भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो एक बार आप चेक कर लें। और इसमें अगर किसी भी डाटा में आपकी कुछ गलती है या आप चाहते हैं उसमें करेक्शन करना, तो सबसे पहले आप उसको पे मैनेजर पर करेक्शन करें, और पे मैनेजर पर करेक्शन करने के बाद में आप उसको वापस डाटा को फैच करेंगे तो आपके सामने जो भी डाटा है वो वापस सही हो जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आपके जो भी डाटा है वो पे मैनेजर से गलत डाटा लेगा। खास करके जैसे मान लो एसीपी वगैरह लगी है, आपने पे डिटेल वगैरह अपडेट की है, और अगर आपने अपडेट नहीं की और डाटा फैच नहीं किया, उसको रिफ्रेश नहीं किया, तो आपके पुराने पे डिटेल ले लेगा और उसके बाद में जो भी इसका अकोमोडेशन वगैरह या जो भी अन्य डिटेल्स जो वो आंकड़े लेंगे वो सारे पुराने हो जाएंगे। तो आपकी पेंशन की गणना है वो पुराने डाटा से हो जाएगी, तो उसमें वापस आपकी फिर समस्या हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब कि आप सबसे पहले उसको डाटा को एक बार चेक कर लें कि जो डाटा आपके यहाँ शो हो रहा है वो सही हो, लेटेस्ट हो, अपडेटेड हो। उसके बाद वापस इस पॉइंट पे आते हैं कि कौन कौन सी डिटेल्स आपके यहाँ से शो होगी। तो मैंने आपको अभी बताया कि आपके नाम वगैरह है वो आप चेक कर लें। सबसे पहले आपका एम्प्लॉय आईडी है, उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन है आपके जनाधार नंबर। सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया, आईएफएमएस से संबंधित सभी वीडियो बताया कि आप अपना जनाधार जरूर अपडेट कर लें। उसमें अगर आपकी कुछ भी कमी है तो आपके बाद में समस्या हो सकती है, क्योंकि डाटा है वो जनाधार से लेगा। तो जनाधार आप जरूर चेक कर लें। उसके बाद आपका नाम है या एम्प्लॉय आईडी है यहाँ आपके शो हो जाएगी, उसको आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद अगला है आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, जेंडर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से जो डेट ऑफ बर्थ है पे मैनेजर से ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसमें भी अगर कुछ गड़बड़ है तो भी आप पे मैनेजर से अपडेट कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ अपनी जो भी हाइट है वो सेंटीमीटर में यहाँ से जैसे है वो जो भी सेंटीमीटर में है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में आपको यहाँ अपना जो भी ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप यहाँ से सेलेक्ट करना है, जो भी ब्लड ग्रुप आपके हो। और उसके बाद में आपके जो कट मार्क ऑन राइट एंड या जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन मार्क है, यहाँ जैसे जो मार्क है आइडेंटिफिकेशन का, पहचान का कोई भी चिन्ह है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ आगे का जो ऑप्शन है इसमें आपके जो भी फादर का नाम है वो यहाँ आपको एंटर करना है। सारा डाटा लगभग पे मैनेजर से आ जाएगा तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो आपको करना है। मदर का नाम है वो आपको इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो नहीं आएगा। और उसके बाद में आपके आगे का जो ऑप्शन है वो है मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ से आपको चेक बॉक्स में से मैरिड, अनमैरिड या डाइवोर्स जो भी कैटेगरी है आपकी लागू होती है वो आपको करना है। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो जिसमें आपके स्पाउस का नाम है वो आपको लिखना है। तो जो भी स्पाउस का नाम है वो आप यहाँ लिख दें।
उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो डिसेबिलिटी से संबंधित है। अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको येस करना है, अन्यथा नो जो डिफ़ॉल्ट है उसको आपको रहने देना है। उसके बाद में अगला है आपका ईमेल आईडी। तो आपको यहाँ अपनी जो भी ईमेल आईडी है वो यहाँ एंटर करनी है। ईमेल आईडी के बाद में यहाँ जो नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो ऑप्शन आपके मोबाइल नंबर का है। तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर है वो भरना है, और ज़्यादातर जो भी स्टार दिए हुए रेड स्टार में, इसका मतलब वो मैंडेटरी है, अनिवार्य रूप से भरना है। इसके बाद में मोबाइल के बाद में आपके नेशनलिटी आ जाएगी, तो आपको यहाँ इंडियन सेलेक्ट करना है। अगर सेलेक्ट ऑटोमेटिक है तो कोई समस्या नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ होम स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा राज्य है, मूल राज्य कौन सा है। इसके बाद में आगे का जो ऑप्शन है इसमें आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है कि आपका होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद में आपको होम टाउन सेलेक्ट करना है। तो जो भी चेकलिस्ट डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में टाउन के नाम आ जाएंगे, उसमें से आपका जो भी टाउन है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ से अपनी जो भी कैटेगरी है, आप जैसे जनरल में है, एसटीज में, ओबीसी में है, जिस भी कैटेगरी में है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको रिलीजन यहाँ से सेलेक्ट करना है, जैसे आपका जो भी रिलीजन है, हिंदू, इस्लाम जो भी है वो आप सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगला जो कॉलम है वो आपका पैन नंबर का है, तो आपको यहाँ पैन नंबर है वो एंटर करना है। और यहाँ से जो नेक्स्ट कॉलम है वो आपका आधार रेफरेंस नंबर का है। तो आधार रेफरेंस नंबर भी लगभग आपके पे मैनेजर से आ जाएंगे, अगर नहीं आते तो आपको एंटर करना है। तो जो भी चीज़ डाटा ऑटोमेटिक आ रहा है वो आपको सिर्फ चेक करना है, कंफर्म करना है, और नहीं आता तो आपको मैनुअली ऑप्शन इसमें भरने का दिया हुआ, वहाँ से आपको डाटा भरना है। ये सारी डिटेल्स एक बार आप चेक कर लें। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको सबसे पहले आपको फ़ोटो है वो अपलोड करना है, रिसेंट फ़ोटो। उसके बाद में दूसरे काम जो करने हैं, तो ये फ़ोटो अपलोड हो गया। उसके बाद में आपका नाम वगैरह ये सारी आ जाएगी। और फोटो फॉर अपलोड डॉक्यूमेंट्स व्यू डिलीट ऑप्शन आल्सो दिए हुए हैं। अब इसके बाद में जो फोटो अपलोड होगा उसके बाद में आपको दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या अपलोड करने पड़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप बनाए वो आपको 2 MB तक PDF बनानी है, और 2 MB तक की PDF है उसको आपको तैयार करके रखना है, जिसमें आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से होंगे मैं बता दूंगा। एक तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अपडेट करके रखना है या आपको तैयार रखना है, जिसमें आप 10th की मार्कलिस्ट हो सकती है, अगर वो उपलब्ध नहीं हो तो आप आधार कार्ड हो सकता है। इसके अलावा यानी इनकी PDF बना के रखनी है। इसके अलावा जॉइंट फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। तो जो भी कर्मचारी और उनके स्पाउस का यानी पति या पत्नी का जो भी लागू होता हो वो जॉइंट फोटोग्राफ है आपको तैयार करके रखना है, और वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर मैरिज सर्टिफिकेट लागू होता है तो मैरिज सर्टिफिकेट कर लें, अन्यथा ऐसा कोई प्रूफ आप उसमें अपलोड करें जिससे ये साबित होता हो कि दोनों पति पत्नी हैं। जैसे इसके अलावा जैसे राशन कार्ड है या जन आधार कार्ड है जिसमें सभी के फोटो वगैरह हो, तो वो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में उसमें अगर गलती से कुछ दूसरा अपलोड होता है तो आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन भी है, एक्शन का ऑप्शन आगे दिया हुआ, इसमें आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और आपको इसमें से व्यू भी कर सकते हैं। जो व्यू का ऑप्शन है यहाँ देख करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही हुआ है या नहीं हुआ। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको PDF ग्रुप में यहाँ अपलोड करना है, तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे अपलोड, डाउनलोड और प्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ से जैसे आप प्रिंट करेंगे तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो आपके शो हो जाएगा। यहाँ से जैसे उस फोटो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट है, यहाँ जो आई वाला बटन है, यू बटन है, इस व्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डॉक्यूमेंट शो हो जाएगा। उसके बाद में आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन आएंगे, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। और जो भी कुल मिला के जो आपने PDF अपलोड की है वो PDF आपके यहाँ शो भी हो जाएगी, उसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, अगर प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट भी कर पाएंगे। इस तरीके से प्रत्येक डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किया उसको एक बार चेक कर लें। इस तरीके से इसमें जो पहला पार्ट है पर्सनल डिटेल का वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा है एम्प्लॉय सर्विस का भाग है वो आपको पढ़ना है। तीसरा भाग है वो एड्रेस से संबंधित होगा। चौथा भाग है वो फैमिली और नॉमिनेशन से संबंधित होगा, फैमिली डिटेल्स और नॉमिनेशन से संबंधित। अगला 5वां भाग है आपको बैंक डिटेल्स है, जिसमें आपको जो भी कर्मचारी का पे मैनेजर पे बैंक डिटेल्स है वो आपको चेक करनी है, वेरीफाई करनी है, और बैंक डायरी की कॉपी वगैरह जो भी अगर वहाँ मांगते हैं तो आपको अपलोड करनी है, या आप जो भी डिटेल्स है वो एक बार वह कंफर्म करना है। उसके बाद में आपको कॉम्यूटेशन से संबंधित जो भी ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है कि आप कॉम्यूटेशन चाहते हैं या नहीं चाहते। चाहते हैं तो कितने % चाहते हैं, जैसे मैक्सिमम 33% ले सकते हैं, तो वो जो भी आप परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार कॉम्यूटेशन का कैलकुलेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको पे जो इंटाइटलमेंट है उसमें जाना है, जिसमें आपके 7th पे है, 6th पे है, जो भी पे है, कौन सा कितना बेसिक है, कौन सा L है, वो सारी डिटेल्स आपको अपलोड कर या चेक करनी है। तो दूसरा जो स्टेप यहाँ होगा वो हुआ आपका एम्प्लॉय सर्विस का। एम्प्लॉय सर्विस का जो भी ऑप्शन है इसमें भी आपको ध्यान से चेक करना है कि एम्प्लॉय की सर्विस की ऑप्शन में काफ़ी सारे ऑप्शन आपके आएंगे। तो जैसे एम्प्लॉय सर्विस में सबसे पहले यहाँ आपका सर्विस कैटेगरी है वो आ जाएगी कि सर्विस कैटेगरी आपकी किस तरह की है। जैसे सर्विस कैटेगरी मान लो रेगुलर है, प्रोबेशन है या अन्य तरह की है, जो भी आपके लागू होती हो वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है।
उसके बाद में परमानेंट है, प्रोबेशन है, वो उसमें आपके सब सर्विस स्टेटस में आ जाएगा। उसके बाद में सर्विस टाइप में आपके एक्टिव, यानी कि अभी आप सेवा में है तो एक्टिव आ जाएगा। अन्यथा अगर मान लो कोई डेथ प्रकरण वगैरह है तो जो भी ऑप्शन है, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे, तो यहाँ ड्रॉप डाउन बॉक्स में से जो भी ऑप्शन लागू होता है वो आपको लिखना है। उसके बाद में सर्विस जो कैटेगरी है उसमें आपको स्टेट सर्विस है, सब ऑर्डिनेट सर्विस है, मिनिस्ट्रियल है, जो भी आपके लागू होता है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है सब सर्विस कैटेगरी या कैडर है, वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस ब्रांच से संबंधित है, किस कैडर से संबंधित है। और डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर के अनुसार आपका क्या पद है, डेजिग्नेशन है, वो आपको यहाँ से पूरी लिस्ट में से सेलेक्ट करना है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में लाइव भी करके बताऊंगा। तो यहाँ से जैसे फिर इसके अलावा यहाँ अगला जो ऑप्शन है वो आपके एंटाइटलमेंट स्टेटस का है कि बेनिफिट फ्रॉम 1/1/2004 से है या 1/1/2004 से पहले के हैं, बाद के हैं, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में गजेटेड नॉन गजेटेड आप जो भी है, गजेटेड है तो गजेटेड सेलेक्ट करना है, नॉन गजेटेड है तो नॉन गजेटेड सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगर आपके सर्विस कोटा कुछ है, जैसे प्लेयर कैटेगरी में है, वीडियो कैटेगरी में, जिस भी कैटेगरी में आपने सर्विस प्राप्त की है वो आपको मेंशन करना है। अगर कुछ नहीं है तो आपको NA लिख देना है या NA सेलेक्ट कर लेना उस लिस्ट में से। उसके बाद में आपके अगला जो ऑप्शन है वो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर। आपका नियुक्ति आदेश है, वो आपके आदेश क्रमांक वगैरह वो लिखने हैं। नियुक्ति आदेश की तारीख यानी अपॉइंटमेंट ऑर्डर की डेट है वो आपको यहाँ लिखनी है कि आपका जो भी नियुक्ति है वो किस तारीख को हुई थी। उसके बाद में अगला आपका जो ऑप्शन है कि ऑर्डर इशूइंग अथॉरिटी या ऑफिस, यानी किस कार्यालय ने आपका आदेश जारी किया है, आपकी नियुक्ति आदेश करने वाले अधिकारी कौन थे। मान लो आप जैसे शिक्षा विभाग के हैं तो आपके जैसे पुराने उस समय जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया, या पंचायत समिति से आपका सिलेक्शन हुआ है, या जिला परिषद के CEO ने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने किया, जिसने भी आपका ऑर्डर किया है वो इस पूरे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, उस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। अगला आपका जो ऑप्शन है वो है कि पेरेंट डिपार्टमेंट, आपका मूल विभाग कौन सा है, जो भी आपका पैतृक विभाग है, पेरेंट डिपार्टमेंट है, वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में करंट डिपार्टमेंट, अब वर्तमान में आप किस डिपार्टमेंट में हैं। जैसे कुछ लोगों के डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं तो वो आपको वर्तमान डिपार्टमेंट और पेरेंट डिपार्टमेंट दोनों सेलेक्ट करना है। अगर आप शिक्षा विभाग में हैं और अभी भी उसी विभाग में हैं तो आपके दोनों सेम हो सकते हैं, या मान लो किसी के अलग भी हो सकते हैं अगर डिपार्टमेंट किसी के चेंज हुआ है तो। इसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है कि डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, आपको जो अपॉइंट करने वाले अथॉरिटी है उनकी क्या पद है, किसने आपको अपॉइंट किया है, वो आपको यहाँ लिखना है। तो वो जो भी आपकी लिस्ट है उसमें से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो ऑप्शन है वो है कि आपको अपॉइंटमेंट एज यानी अपॉइंटेड एज, आप किस रूप में अपॉइंट हुए थे, टीचर के रूप में हुए थे, सीनियर टीचर के रूप में हुए थे, व्याख्याता के रूप में हुए थे, जिस भी पोस्ट पे आप अपॉइंट हुए थे वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में करंट डेजिग्नेशन, अब वर्तमान में आपका पद क्या है। जैसे मान लो हो सकता है कि आप तृतीय श्रेणी अध्यापक के रूप में सेलेक्ट हुए हो या अपॉइंट हुए हो, अभी वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक हो या व्याख्याता हो, प्रिंसिपल हो, जो भी हो, तो वो आपके यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में अगला है वो डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, वर्तमान पद पे आप जिस पद पे है वो तारीख कौन सी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अगली जो डेट है वो कॉलम है ज्वाइनिंग डेट, आपकी मूल ज्वाइनिंग डेट यानी पहले प्रथम नियुक्ति की ज्वाइनिंग डेट क्या है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ से फोरनून या आफ्टरनून, मध्याह्न पश्चात या मध्याह्न पूर्व, जब भी आपने कार्यकरण किया है वो आपको यहाँ दोनों में से सेलेक्ट करना है। और इसके बाद में अपने सुपरएनुएशन डेट यानी आपकी जो सेवानिवृत्ति की तारीख है वो कितनी है। जैसे यहाँ 30/6 लिखा हुआ है, 30/6/2023, आपकी जो भी तारीख लागू होती है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती इसका मतलब आपके पे मैनेजर वगैरह में कहीं भी डाटा में मिसमैच है, तो पहले आप वो सही करें, तो ये डेट भी आपकी ऑटोमेटिक शो हो जाएगी, आपको सिर्फ कंफर्म करना है। इसके बाद अगला जो ऑप्शन होगा या अगला होगा उसमें आपके भी वापस कुछ पोस्ट वगैरह है उनके बारे में डिटेल होगी। तो जैसे यहाँ आपके जो भी पद है वो आपको ऊपर वाला जो ऑप्शन है उसमें से आ जाएंगे। और इसके अलावा जो भी वर्तमान पद है ये किस तारीख से है, इसके अलावा ज्वाइनिंग डेट वगैरह ये सारे आगे, ये जो यही भाग है वो जब जैसे रिपीट हुआ है। उसके बाद में आपके डेट ऑफ ज्वाइनिंग, रेगुलर सर्विस वगैरह ये आ जाएगा। उसके बाद में आपकी GPF नंबर यहाँ है, काफ़ी चीज़ें आपके पे मैनेजर से आ जाएगी तो GPF नंबर आ जाएंगे। उसके बाद में अगला ऑप्शन है जिसमें आपके स्टेट इंश्योरेंस नंबर है, SI के नंबर है। इसके अलावा RGSS के अगर नंबर है तो वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। उसके बाद में अगला जो कॉलम है वो है PU का नंबर, अगर कोई आपके लागू होता हो PLI नंबर वगैरह तो आपको लिखना है, या PLI अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ दें क्योंकि ये स्टार या मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा आपके कोई भी रेफरेंस नंबर है वो आपको अगर लागू होते हैं तो लिखना है, अन्यथा आप उसको खाली छोड़ दें क्योंकि कई चीज़ें हैं वो आपके लागू नहीं होगी। तो इसके बाद में अगर आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है यानी रक्षा सेवा में रह चुके हैं तो यस, अन्यथा नो कर दें। इसके अलावा आर यू गेटिंग पेंशन फ्रॉम प्रीवियस मिलिट्री सर्विस, अगर एक्स सर्विसमैन है तो क्या पुरानी सर्विस से आपको पेंशन मिल रही है, अगर यस या नो जो भी आपके लागू होता हो। और आर यू गेटिंग सिविल
सर्विस पेंशन, अगर आपको सिविल सर्विस की पेंशन मिलती है, येस या नो जो भी आपके लागू होता हो वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको 3 ऑर्डर और आपको अपलोड करना है, जो भी आपके पीडीएफ के रूप में होंगे। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे? एक तो आपको ज्वाइनिंग एप्लीकेशन, यानी आपके कार्यकरण की एप्लीकेशन या कार्यकरण का जो आदेश है वो आपको यहाँ पीडीएफ के रूप में अपलोड करना है। और उसके बाद में आपके यहाँ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा एक्शन में, जिसमें आप डिलीट भी कर सकते हैं, उसको व्यू भी कर सकते हैं। इसके अलावा कन्फर्मेशन ऑर्डर, आपका जो स्थायीकरण आदेश है वो आपको यहाँ अपलोड करना है। तीसरा है अपॉइंटमेंट लेटर, यानी आपका जो नियुक्ति आदेश है, जिस भी अधिकारी ने आपको नियुक्ति दी है वो नियुक्ति आदेश, आपका स्थायीकरण आदेश और आपका ज्वाइनिंग कार्यकरण आदेश, ये तीनों चीज़ें यहाँ आपको पीडीएफ के रूप में अपलोड करनी है। ये तीनों आदेश यहाँ अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये एड्रेस डिटेल है, ये आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो एड्रेस डिटेल में आपके 2 तरह का एड्रेस आएगा, आपका एक तो परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस। सबसे पहले आपके जो परमानेंट एड्रेस है वो हो जाएगा, और उसके बाद में करंट एड्रेस जो है, तो परमानेंट एड्रेस में आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, रूरल या अर्बन, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र आपका जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। ये परमानेंट एड्रेस है। उसके बाद में आपको अपना जो भी वार्ड है, एड्रेस वगैरह है, पिन कोड वगैरह है, असेंबली आपकी विधानसभा कौन सी है, वो सारे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक है तो आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो सेम एज परमानेंट एड्रेस है, तो आपका सारा डाटा अपने आप नीचे आ जाएगा, जो ऊपर आपने भरा वो आ जाएगा। और अगर आपका करंट एड्रेस अलग है और परमानेंट अलग है तो आप दोनों अलग अलग भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना जो भी एड्रेस है वो सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ एड्रेस जो भी दिया हुआ है वो एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ से अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आपको यहाँ से चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करना है, और दोनों एड्रेस सेम है तो आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर का डाटा है वो नीचे परमानेंट में भी आ जाएगा। ये हो गया एड्रेस के संबंध में। अब आपका अगला जो है वो फैमिली डिटेल्स एंड नॉमिनेशन, ये जो ऑप्शन है इसमें भी मैंने आपको बताया कि आपको जन आधार अपडेट कर रखना है। आपके जन आधार में जो भी डाटा होगा वो यहाँ से ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, और यहाँ जो भी नाम है आपके परिवार के मेंबर के, उनका नाम आ जाएगा, उनका रिलेशनशिप आ जाएगा, यानी वाइफ है, हस्बैंड है, सन है, डॉटर है, जो भी है, डेट ऑफ बर्थ उनकी आ जाएगी, और जन आधार आई डी और जन आधार मेंबर आई डी भी यहाँ शो हो जाएगी, क्योंकि सारा डाटा ये जन आधार से लेगा। उसके बाद में जेंडर शो हो जाएगा, मेल फीमेल जो भी है वो। इसके बाद में यहाँ एक्शन में आप इसको एडिट कर सकते हैं। मान लो किसी के कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ से जन आधार मेंबर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जन आधार आईडी, फिर मेंबर आईडी, फिर नाम, रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और मैरिटल स्टेटस जो भी है, मैरिड अनमैरिड जो भी है, और फिजिकल हैंडीकैप या डिसेबल है तो यस नो जो भी है, डिपेंडेंट है, आप पे निर्भर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और इसके बाद में अगर वो एम्प्लॉयड है तो यस, अन्यथा नो करना है। और इस करके आप मेंबर ऐड भी कर सकते हैं, इसको भी आप एडिट कर सकते हैं। जो भी मेंबर आपके हैं उनके अगर कुछ एडिट करना तो आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इनको ऐड भी कर सकते हैं नए मेंबर को। अगर डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट का भी ऑप्शन है, ये जो लाल कलर में दिया हुआ है डिलीट बॉक्स का ऑप्शन, इससे आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये फैमिली डिटेल्स आपको अपडेट करनी है। उसके बाद में नॉमिनेशन और फैमिली डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप एक्शन का जो बटन है इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट जो अगला ऑप्शन है वो है बैंक से संबंधित। बैंक डिटेल में आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको बैंक डिटेल का जो ऑप्शन है इसमें आपको चेक करना है कि आपकी जो भी बैंक की डिटेल है वो आपके ऑटोमेटिक पे मैनेजर से आ जाएगी। आप एक बार कंफर्म कर लें, क्योंकि पे मैनेजर पे आपकी सैलरी बन रही है तो पे डिटेल्स या बैंक डिटेल्स फीड है, वो फीड डिटेल डाटा आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, बैंक की ब्रांच का नाम आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगी, और उसके बाद में बैंक अकाउंट नंबर आ जाएंगे। आपको वेरीफाई करना है और इसको सेव करना है। यहाँ से आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। पे मैनेजर में के डाटा में भी, यानी अगर आपके बैंक डिटेल में गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब आपके पे मैनेजर में डाटा गड़बड़ है, तो आप सबसे पहले पे मैनेजर पे अपडेट करें, उसके बाद ही वापस इस पर प्रोसेस करें। तो बैंक डिटेल्स आप एक बार अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, क्योंकि आपके सेवानिवृत्ति के बाद जो भी लाभ आपको मिलेंगे वो सेवानिवृत्ति के दिन ही आपको सारे अकाउंट्स में पे होंगे। तो अकाउंट डिटेल्स आप अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। उसमें किसी तरह की कोई भी अगर आपके डाउट है तो आप पहले उसको सही कर लें, उसके बाद ही इस प्रोसेस को करें। और ये इस काम के लिए आपको 6 महीने का समय मिल रहा है, तो आप आराम से ये सारे डिटेल्स पहले अपडेट कर लें एक बार रफली चेक करके। जहाँ भी डाटा मिस में जा रहा है तो सबसे पहले पे मैनेजर पे ये कार्य कर लें। अभी तो पे मैनेजर पे ऑप्शन शुरू है, उसके बाद हो सकता है जैसे डाटा पे मैनेजर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद सारा काम है वो IFMS 3.0 पे होगा। तो अभी ये काम अगर आपके करना है तो कर लें। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो आपके एम्प्लॉय डिटेल्स में जो भी मैंने बताया कि बैंक डिटेल्स हो गया, उसके बाद में कम्यूटेशन डिटेल्स का, यहाँ से आपको कम्यूटेशन का जो भी ऑप्शन है वो आपको सेलेक्ट करना है कि आप कम्यूटेशन चाहते हैं या नहीं चाहते। पहला बात तो ये, और चाहते हैं तो कब से चाहते हैं, तो आपकी जो भी रिटायरमेंट है उसके अगले दिन से आपके हो जाएगा। तो जिस तारीख को रिटायरमेंट उसके आगे का जो भी दिन है उस दिन से आपको कम्यूटेशन मिल जाएगी। इसके बाद
दूसरा जो ऑप्शन है, एक तो कॉम्पिटिशन येस और नो, अगर नो करेंगे तो आगे एक ऑप्शन बंद हो जाएंगे, आपको आगे कुछ करना नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिशन ऑप्ट करते हैं, यानी रिक्वायर्ड है, आपको कॉम्पिटिशन की आवश्यकता है, तो आपको यहाँ से डेट सेलेक्ट करनी है, लगभग आ जाएगी पे मैनेजर से, और यहाँ आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कंपटीशन का आप कितना परसेंट आप लेना चाहते हैं, 30%, मैक्सिमम 33%, जो भी आपके लागू होता हो वो आप लेना चाहते हैं तो बोले। कंपटीशन एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको एक लोन है जो आपको एडवांस में मिल रहा है सेवानिवृत्ति के समय, और इसको बाद में आपको जो भी पेंशन मिलेगी उसमें से इसकी कटौती धीरे धीरे किस्तों में होती रहेगी। तो वो आप अच्छी तरह से सोच विचार करके ऑप्शन कर लें कि आपको कंपटीशन लेना है या नहीं लेना है। उसके बाद में यहाँ जो भी चेक बॉक्स है, इसमें जो भी चेक बॉक्स है सभी पे आपको चेक बॉक्स पे राइट क्लिक करना है, यानी उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में वेरीफाई और सेव करना है। तो यहाँ वेरीफाई का ऑप्शन आएगा, उसके बाद सेव आएगा, यानी आपको कंफर्म करना है, और इसके लिए आपके मोबाइल पे पासवर्ड आएगा और OTP आएगा। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आप, क्योंकि आप खुद ये डाटा भर रहे हैं तो आपकी खुद की सहमति जरूरी है, तो आपके मोबाइल पे, यानी जो कर्मचारी रिटायर्ड होने वाला है उनके मोबाइल पे OTP आएगा, और उस OTP को आपको एंटर करना पड़ेगा जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल होगा, और वेरीफाई पे क्लिक करना पड़ेगा, तभी आपका जो ये है डाटा वेरीफाई होगा। और वेरीफाई जिस तरीके से ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई OTP पे, यहाँ आपके जो भी OTP आएगा मोबाइल में वो OTP आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा, और उसके बाद में वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। अगर OTP सही है तो, OTP सही नहीं है तो आपको रीसेंड OTP करके आपको इसको वेरीफाई करना है। और वेरीफाई करने के बाद में अगला जो इसका ऑप्शन है वो है पे इंटाइटलमेंट। आपकी जो भी सेवा है या जो पेमेंट वगैरह की डिटेल्स है वो आपको यहाँ एंटर करनी है, या अधिकांश डाटा इसमें आपके पे मैनेजर से आ जाएगा। इसमें कौन कौन सा आएगा, तो पहला है आपके पे इंटाइटलमेंट डिटेल्स में सबसे पहले आपकी सर्विस कैटेगरी आ जाएगी, स्टेट सर्विस, सब ऑर्डिनेट जो भी है। उसके बाद में आपको सब सर्विस कैटेगरी यहाँ से आपके जो भी है वो आ जाएगी। अगला तीसरा ऑप्शन है कि आपका डेजिग्नेशन, यहाँ आपका जो भी पद है वो आ जाएगा। अगर सभी किसी में भी आपकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो पे मैनेजर पे मैंने बताया कि आप सही कर लें। उसके बाद जो अगला नीचे का ऑप्शन है, इसमें आपका पे कमीशन है। अभी जैसे 7th पे लगभग राजस्थान के सभी कर्मचारियों को मिल रहा है, तो यहाँ आपको 7th पे सेलेक्ट करना है। अगर 7th पे नहीं मिल रहा है, 6th पे मिल रहा है तो 6th कर लें। उसके बाद में यहाँ जो अगला ऑप्शन है वो आपके है कि डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड, यानी वर्तमान जो ग्रेड पे और पे बैंड आपको मिल रहा है उसमें आपकी एंट्री कब हुई है। जैसे अभी MACP मिली है तो कब से मिली है। इसके अलावा जो भी आपके पे चेंज हुई है, तो लेटेस्ट जब आपकी चेंज हुई है जुलाई वाले इंक्रीमेंट को छोड़ करके, तो वो आपको डेट भरनी है। उसके बाद में यानी कि काफ़ी हद तक तो ये पे मैनेजर से आ जाएगी अगर अपडेटेड डाटा है तो। उसके बाद में पे स्केल, आपका जो भी पे स्केल है, L12 है, L13 है, L11 है, वो एंटर करना है। और उसका जो भी डेट है वो बेसिक जो है, जैसे L13 है तो 53,100 से लेकर के 16,700, 1,67,800 जो भी आपके यहाँ होगा वो आपको लगभग डाटा आ जाएगा। नहीं है तो आपको लेवल के हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए भी आप पे मैनेजर से एक पे मैनेजर से आपकी एम्प्लॉय डिटेल की PDF डाउनलोड कर लें, ताकि सारी डिटेल्स आपके आ जाएगी, उसको वेरीफाई कर लें। अगला जो नीचे का ऑप्शन है उसमें आपके डेट ऑफ प्रेजेंट पे स्केल, यानी वर्तमान पे स्केल आपको कब से मिली है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। ये भी डाटा पे मैनेजर से आ जाएगा अगर डाटा उसमें अपडेटेड है तो। अगला इसमें है कि बेसिक पे, अभी आपका मूल वेतन कितना है वो यहाँ शो हो जाएगा। और इसके आगे का जो कॉलम है वो है कि डियरनेस अलाउंस, यानी अभी आपको DA कितना मिल रहा है। जैसे 46% मिल रहा है तो 46 आना चाहिए। अगर 46 की जगह 42 आ रहा है, इसका मतलब आपका पे मैनेजर पे डाटा अपडेट नहीं है, तो आपका जो भी आगे का प्रोसेस है कॉम्पिटिशन वगैरह है उसकी कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगी। तो ये भी आप एक बार चेक कर लें कि आपका जो भी लेटेस्ट DA रेट है वो आपके यहाँ शो हो जानी चाहिए। उसके बाद में इसको आपको सबमिट करना है। तो जैसे ही आप डाटा इसमें सबमिट करेंगे तो आपका सारा डाटा है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद में यहाँ से जैसे सबमिट का ऑप्शन है, ये सारी आपके जैसे सर्विस कैटेगरी वगैरह आ गई, 7th पे आ गया, डेट ऑफ किस तारीख में आपने इसको ऑप्शन किया है, आपका L12, 13, 14 जो भी है वो है, डेट ऑफ किस प्रेजेंट जो पे स्केल आपको कब मिली है, कितना मूल वेतन है, और इसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। सबमिट आप करेंगे तो रिक्वेस्ट ID जनरेट हो जाएगी। ये रिक्वेस्ट ID गेट जनरेटेड आफ्टर ऑल द टैब्स गेट फिल्ड एंड सबमिटेड, तो सारे फिल हो जाएंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट ID है वो जनरेट हो जाएगी। और उस ID को आपको ये जो भी आपका फॉर्म है, ये फॉर्म आपके DDO को फॉरवर्ड हो जाएगा। और DDO यानी जो HO है, HO में भी वहाँ 3 तरह के ऑप्शन होंगे, मेकर होगा, चेकर होगा और अप्रूवर होगा। तो सबसे पहले मेकर के पास जाएंगे, मेकर सारी चीज़ें हैं वो एक बार चेक करेगा। उसके बाद में वो जो आगे का जो ऑप्शन है वो DDO लेवल पे होगा, तो वो किस तरीके से होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। अब इसके लिए जो भी आवश्यक चीज़ें थी आपको मैं एक बार दोबारा बता दूं कि एक तो आपको जॉइंट फोटो आपको चाहिए, जो भी सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक हैं, अगर
वो जॉइंट नहीं है, सिंगल है तो बात अलग है। बाकी अगर शादीशुदा है तो उनका जॉइंट फोटोग्राफ होना चाहिए। उसके अलावा पेंशन एडिशनल जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो आपके पास होनी चाहिए। फैमिली नॉमिनी की डिटेल्स होनी चाहिए। कॉम्यूटेशन अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं, कितना % शेयर करना चाहिए, वो होना चाहिए। और अगर ये सारी चीज़ें आप अगर नहीं करेंगे तो आपका पेंशन है वो प्रकरण है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा या आगे जनरेट नहीं होगा। और बैंक डिटेल्स, एड्रेस और कॉम्यूटेशन डिटेल्स है वो OTP से अप्रूवल होगी। तो बैंक डिटेल्स के लिए, एड्रेस के लिए और कॉम्यूटेशन के लिए आपको OTP की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी आप किसी कार्मिक का ये डिटेल्स भरें तो कार्मिक का को पास में बैठा करके उनसे एक बार चेक करवा लें। उनके मोबाइल से जो भी OTP आए उससे वेरीफाई करवा लें। उसके बाद है वो DDO को फॉरवर्ड हो जाएगा। DDO के फॉरवर्ड होने के बाद में आगे जो HO लेवल या DDO लेवल पे किस तरीके से काम होगा, उसमें मेकर, चेकर और जो भी अप्रूवर है उनकी भूमिका किस तरीके से होगी, उनके क्या क्या काम होंगे, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से कोई भी कार्मिक है अपने पर्सनल IFMS 3.0 से पेंशन प्रकरण को DDO को भेज सकता है। ये सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करें, मैं जब भी समय मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय कम मिल रहा है तो कई जो कमेंट है उनका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जब भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। लेकिन एक बार आप वीडियो पूरा अच्छी तरह से देख लें, और अगर वीडियो में जानकारी नहीं दी हुई है तभी आप कमेंट करें। अगर वीडियो में बताया हुआ है और बार बार आप कमेंट करेंगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अगले वीडियो में मैं आपको मेरे जो भी एक स्टाफ साथी हैं जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनके पेंशन प्रकरण का ये पूरा जो प्रोसेस है जो मैंने अभी आपको बताया है, इसको आपको लाइव करके बताऊंगा, ताकि आपकी सारा मामला है वो क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।